नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 16 मार्च को, 28 जून को, 17 अप्रैल को। आंसर 17 अप्रैल को। व्याख्या, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक ग्लोबल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन बेहतर चिकित्सा उपचार के लिए, रक्तस्राव विकारों और हीमोफीलिया के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। आपको बता दें कि हीमोफीलिया या पैतृक रक्तस्राव एक आनुवंशिक विकार है जो प्रायः पर पुरुषों को होती है और औरतों द्वारा फैलती है। पहली बार विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल 1989 को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया WFH द्वारा मनाया गया था। अब अगला प्रश्न है, गाजर में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? अल्फा कैरोटीन और ल्यूटिन, कैरोटीनॉइड्स और बीटा कैरोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस, डाइटरी फाइबर और खनिज। निम्नलिखित में से कौन विकल्प सही है? केवल 1 और 4, केवल 2 और 4, केवल 1 और 3, 1, 2, 3 और 4। आंसर 1, 2, 3 और 4। अब देख लेते हैं व्याख्या। गाजर विटामिन ए और बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, ल्यूटिन, जैक्सेंथिन, विटामिन के, डाइटरी फाइबर आदि का अच्छा स्रोत या सोर्स माना जाता है। आपको बता दें कि गाजर में बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन और ल्यूटिन पाए जाते हैं। गाजर में पोटेशियम होता है जो रक्त दाब बढ़ाने में मदद करता है। गाजर में कैरोटीनॉइड होते हैं जो शरीर में मौजूद रक्त की शक्कर नियंत्रित रखने में मदद करती है। गाजर कार्बोहाइड्रेट और खनिजों का अच्छा स्रोत है, इसीलिए गाजर के रासायनिक घटक के रूप में कैल्शियम 3%, लौह तत्व 5%, मैग्नीशियम 5%, फास्फोरस 5%, पोटेशियम 5%, प्रोटीन 0.9%, वसा 0.2%, कार्बोहाइड्रेट 10.6%, कच्चे फाइबर 1.2% पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है? बादाम, पिस्ता, अखरोट। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। आंसर 1, 2, 3 सभी। अब देख लेते हैं व्याख्या। बादाम, पिस्ता और अखरोट तीनों में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। इनके अलावा मटर, नाशपाती, ब्राउन राइस, मक्का, अलसी के बीज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, संतरा, केला, बादाम, अंजीर, सेब, प्याज में प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है। फाइबर के प्रमुख स्रोत निम्न प्रकार हैं। साबुत अनाज में गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल व आदि। फलियों में दालें, चने और राजमा आदि। सब्जियों में है ब्रोकली, स्प्राउट्स, पालक और गाजर। फल में जामुन, सेब, नाशपाती और संतरे। मेवे और बीज में होता है बादाम, चिया बीज, अलसी और अखरोट। अब अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में प्रतिदिन कितने ग्राम फल का सेवन करना चाहिए? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम, 50 ग्राम। आंसर 50 ग्राम। अब देख लेते हैं व्याख्या। बाल्यावस्था में प्रतिदिन 50 ग्राम फल का सेवन करना चाहिए। बच्चों को एक दिन में विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों के कम से कम 5 हिस्से खाने चाहिए। एक बच्चे को भोजन की मात्रा उम्र, शरीर के आकार और शारीरिक गतिविधि के स्तर के आधार पर भिन्न होती है। आपको बता दें कि 1 से 3 वर्ष के बच्चों के आहार में 75 ग्राम अनाज, 25 ग्राम फलियां, 100 ग्राम सब्जियां, 50 से 75 ग्राम फल, 400 मिली दूध, 25 ग्राम वसा होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है। कैल्शियम का, लौह का, ताम्र का, सोडियम का। आंसर लौह का। व्याख्या, दूध एक संपूर्ण आहार है, लेकिन दूध में आयरन और विटामिन सी अच्छी मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। कैल्शियम के लिए शीर्ष खाद्य स्रोत दूध है। अब अगला प्रश्न है, जल द्वारा फैलने वाले रोग हैं हैजा, पेचिश, मोतिझरा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2, 3 सभी। आंसर 1, 2, 3 सभी। हैजा, पेचिश, मोतिझरा। अब देख लेते हैं व्याख्या।
जल द्वारा फैलाने वाले रोगों में हैजा, टाइफाइड, बुखार, दस्त, पेचिश, पोलियो और मेनिंजाइटिस शामिल हैं। धुलाई के अशुद्ध पानी से त्वचा और संक्रामक नेत्र रोग जैसे ट्रेकोमा हो सकता है। आपको बता दें कि इसके अलावा पानी से संबंधित कुछ सामान्य बीमारियां डायरिया, जियार्डिसिस, इकोलाई संक्रमण और साल्मोनेलासिस भी हैं। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है? शर्करा, वसा, लवण, प्रोटीन। आंसर प्रोटीन। अब देख लेते हैं व्याख्या। प्रोटीन मानव शरीर द्वारा विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। प्रोटीन को मानव शरीर का निर्माण खंड माना जाता है। इसका उपयोग नई कोशिकाओं के विकास और निर्माण के लिए किया जाता है। यह मांसपेशियों की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक है। अब अगला प्रश्न, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 15, 16, 17, 20। आंसर 17। व्याख्या, हरे पौधों को कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मिट्टी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, जिंक, बोरान, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, पोटास, पहले से ये 16 पोषक तत्व जरूरी माने जाते हैं, लेकिन अब इसमें निकेल बढ़कर पोषक तत्वों की संख्या 17 हो गई है। इनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम की आवश्यकता पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत अधिक मात्रा में होती है। अब अगला प्रश्न, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं। आंसर विटामिन सी। व्याख्या, विटामिन सी मानव शरीर में संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद करता है। विटामिन सी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रखने में मदद करता है और इम्यून सिस्टम को सक्रिय रखता है। आपको बता दें कि विटामिन सी बैक्टीरिया, वायरस, कैंडिडा अल्बिकन्स और प्रोटोजोआ सहित संक्रामक एजेंटों के विभिन्न समूहों के खिलाफ फायदेमंद पाया जाता है। अब अगला प्रश्न, मधुमेह के रोगी को आहार देते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? पौष्टिक तत्व, भोज्य पदार्थ, वसा वाले पदार्थ। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन, एक, दो, तीन, सभी। आंसर 1, 2, 3 सभी। पौष्टिक तत्व, भोज्य पदार्थ और वसा वाले पदार्थ। अब देख लेते हैं व्याख्या। मधुमेह के रोगी को आहार देते समय पौष्टिक तत्व, भोज्य पदार्थ और वसा वाले पदार्थ को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे रोगियों को केवल चीनी एवं परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बल्कि अति प्रोटीन एवं चिकनाई से भी बचना चाहिए। आपको बता दें कि मधुमेह के रोगी का सर्वोत्तम आहार प्राकृतिक खाद्य, अंकुरित अन्न, कण, फल एवं हरी सब्जी है। यह एक क्षारीय आहार है। पूर्ण अन्न, कूट एवं हरी सोया मेथी अत्यंत लाभप्रद है। अगला प्रश्न है, विश्व अस्थमा या दमा दिवस कब मनाया जाता है? मई के पहले मंगलवार को, मार्च के दूसरे गुरुवार को, जून के दूसरे बुधवार को, फरवरी के दूसरे गुरुवार को। आंसर मई के पहले मंगलवार को। व्याख्या, विश्व अस्थमा दिवस मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस दुनिया भर में अस्थमा के प्रति जागरूकता और देखभाल में सुधार के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा GINA द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। GINA द्वारा मई 1998 में पहला विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, पपीता में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम और लाइकोपीन, पोटेशियम और कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2, 3 और 4। आंसर 1, 2, 3 और 4। अब देख लेते हैं व्याख्या। पपीता में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के समेत कैलोरी, प्रोटीन, वसा, कार्ब्स, प्रोटीन और फाइबर जैसे पोषक तत्व होते हैं। आपको बता दें कि पपीता में बड़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। इसमें लौह, फोलेट, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और लाइकोपीन होती हैं। इसीलिए पपीता को विटामिन ए का खजाना माना जाता है। वहीं पपीते में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पदार्थ, छाद तत्व, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, शर्करा आदि पाया जाता है। प्राकृतिक तौर पर इसमें फाइबर, कैरोटीन और मिनरल्स पाए
भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अंकुरण के सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? पानी, प्रकाश, हवा, ताप। आंसर हवा। अब देख लेते हैं व्याख्या। सामान्यतः अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि बीजों से संबंधित ऊर्जा संसाधनों और वातावरण के परिप्रेक्ष्य में उपलब्धता के साथ बदलती है। बीजों के अंकुरण के लिए सामान्य जल, प्रकाश, ऑक्सीजन और गर्मी की आवश्यकता होती है। अब अगला प्रश्न, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा। आंसर विटामिन। ऑप्शन सी। व्याख्या, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा पोषक तत्व विटामिन अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं। खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण के दौरान पानी में घुलनशील विटामिन बी समूह और विटामिन सी वसा में घुलनशील विटामिन के, ए, डी और ई की तुलना में अधिक अस्थिर होते हैं। आपको बता दें कि फोलेट सबसे अस्थिर विटामिन में शामिल है। प्रसंस्करण की डिग्री के आधार पर पोषक तत्व नष्ट या हट जाते हैं। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज की बाहरी परतों को छीलने से पौधों के पोषक तत्व, फाइटोकेमिकल्स और फाइबर खत्म हो सकते हैं। खाद्य पदार्थों को गर्म करने या सुखाने से कुछ विटामिन और खनिज नष्ट हो सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किया जा सकते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रतिऑक्सीकारक, वसा। आंसर प्रतिऑक्सीकारक। व्याख्या, प्रतिऑक्सीकारक की उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किया जा सकते हैं, जो खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण से बचाते हैं या ऑक्सीकरण की क्रिया की दर को कम कर देते हैं। प्रतिऑक्सीकारक कहलाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक वे अणु हैं जो अन्य अणुओं को ऑक्सीकरण से बचाते हैं या अन्य अणुओं की ऑक्सीकरण प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। प्रतिऑक्सीकारक या प्रतिउपचायक वे यौगिक हैं जिनको अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थों से मिला देने से वायु के ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रिया का विरोध हो जाता है। अब अगला प्रश्न, ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? स्टार्च, सुक्रोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। आंसर ग्लूकोज। अब देख लेते हैं व्याख्या। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर है। ग्लाइकोजन स्टार्च और सेलुलोज ग्लूकोज के बहुलक हैं। बहुलक अणुओं की लंबी इकाइयों के दोहराने से बने पदार्थ है। आपको बता दें कि ग्लाइकोजन मनुष्य, जानवरों, कवक और बैक्टीरिया में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। ग्लाइकोजन का आणविक सूत्र C24H42O21 है। इसका मतलब यह है कि ग्लाइकोजन के प्रत्येक अणु में कार्बन के 24 परमाणु, हाइड्रोजन के 42 परमाणु और ऑक्सीजन के 21 परमाणु होते हैं। अब अगला प्रश्न, शुद्ध वायु में सर्वाधिक मात्रा में होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर नाइट्रोजन। व्याख्या, शुद्ध वायु में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का अनुपात पाया जाता है जो कि 78.08% है। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है जिसकी मात्रा 20.95% है। इसके बाद आर्गन 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। आपको बता दें कि शुद्ध वायु उचित अनुपात में कई गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और शेष निष्क्रिय गैसें, धूलकण, जलवाष्प आदि रहते हैं। जबकि प्रदूषित वायु में अवांछित पदार्थ मिले होते हैं जिससे वायु के संघटनों का अनुपात असंतुलित हो जाता है। अगला प्रश्न, हृदय निलय के संकुचन में धमनियों में रक्त बहने लगता है और रक्त दाब बढ़ जाता है, इसे क्या कहते हैं? प्रसारण दाब, प्राकुंचन दाब, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर प्राकुंचन दाब। ऑप्शन बी। व्याख्या, जब हृदय निलय के संकुचन में धमनियों में रक्त बहने लगता है और रक्त दाब बढ़ जाता है तो इसे प्राकुंचन दाब कहते हैं। प्राकुंचन दाब धमनियों का उच्च दबाव है जो हृदय चक्र के अंत में होता है। जब हृदय निलय संकुचित होते हैं तो अनुशिथिलिक दाब धमनियों का न्यूनतम दबाव है जो हृदय चक्र के आरंभ में होता है जब निलयों में रक्त भरा होता है। अब अगला प्रश्न, रक्त दाब में अंतर बढ़ जाए तथा वह बढ़ा हुआ अंतर निरंतर होता रहे तो क्या होता है? उच्च रक्तचाप, मध्यम रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, सामान्य रक्तचाप। आंसर उच्च रक्तचाप। ऑप्शन ए।
व्याख्या, रक्त दाब में अंतर बढ़ जाए तो वह बढ़ा हुआ अंतर निरंतर होता रहे तो उच्च रक्तचाप होता है। हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप, जिसे धमनी उच्च रक्तचाप भी कहते हैं, जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। इस वृद्धि के कारण रक्त की धमनियों में रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए दिल को सामान्य से अधिक काम करने की आवश्यकता होती है। जिन लोगों में उच्च रक्तचाप के विकसित होने की वंशानुगत प्रवृत्ति होती है, उनमें मोटापा, निष्क्रिय जीवन शैली, तनाव, धूम्रपान, अल्कोहल और आहार में सोडियम नमक की अत्यधिक मात्रा, ये सभी उच्च रक्तचाप के विकास में भूमिका निभा सकते हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मोटापा का कारण हो सकता है? प्रादेर-विलयी, बार्डेट-बीडल, कुशिंग्स संलक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन, एक, दो, तीन, सभी। आंसर एक, दो, तीन, सभी। ऑप्शन डी। व्याख्या, प्रादेर-विलयी, बार्डेट-बीडल और कुशिंग्स संलक्षण मोटापा का कारण हो सकता है। तनाव, नींद की कमी, पीसीओएस की समस्या या फिर थायराइड की समस्या के चलते भी अचानक से वजन बढ़ने लगता है। मोटापे के कारण कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, जिनमें टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरकोलेस्ट्रॉलेमिया, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अवसाद, जोड़ों की ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, स्लीप एपनिया और श्वसन समस्याएं, यूरिनरी स्ट्रेस, इनकॉन्टिनेंस, अस्थमा और फेफड़ों की समस्याएं और प्रजनन संबंधी समस्याएं शामिल हैं। अब अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 16 मार्च को, 12 मई को, 17 अप्रैल को। आंसर 12 मई को। अब देख लेते हैं व्याख्या। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस की याद में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद (ICN) द्वारा हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। आपको बता दें कि जनवरी 1974 में 12 मई को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस घोषित किया गया। अतः पहली बार आधिकारिक रूप से 12 मई 1974 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया था। अब अगला प्रश्न, गाजर निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी है? पाचन शक्ति को बनाए रखने में, हृदय को स्वस्थ रखने में, मुंह के स्वास्थ्य में, उपर्युक्त सभी के लिए। आंसर उपर्युक्त सभी के लिए। अब देख लेते हैं व्याख्या। गाजर प्रश्नगत सभी के लिए उपयोगी है। मधुमेह जैसे कुछ रोगों को छोड़कर गाजर प्राय हर एक रोग में सेवन की जा सकती है। यह पीलिया की प्राकृतिक औषधि है। इसका सेवन ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर और पेट के कैंसर में भी लाभदायक है। आपको बता दें कि गाजर में फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र के लिए फाइबर जरूरी होता है। गाजर में बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन और ल्यूटीन पाए जाते हैं, जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल को लेवल को नियंत्रित करके हृदय संबंधित रोगों से बचाने में मदद करता है। विटामिन ए से भरपूर गाजर मुंह के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती है। विटामिन ए दांतों और मसूड़ों को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। गाजर आँखों के लिए वरदान है। इसमें बीटा कैरोटीन होता है, जो अधिक उम्र में आँखों को होने वाली दिक्कतों से बचाता है। गाजर में पॉलीएसिटिलीन व फाल कैरोलिन तत्व होता है, जिसमें एंटी कैंसर गुण होता है। गाजर में पोटेशियम होता है, जो रक्त दाब बढ़ाने में मदद करता है। गाजर में कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जो शरीर में मौजूद रक्त की शुगर नियंत्रित रखने में मदद करती है। अब अगला प्रश्न, मधुमेह बीमारी का संबंध किस क्रिया से है? शारीरिक, चयापचय, पाचक, मानसिक। आंसर चयापचय। अब देख लेते हैं व्याख्या। मधुमेह बीमारी का संबंध चयापचय क्रिया से है। यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें शरीर के ब्लड में मौजूद ग्लूकोज या शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि शरीर में पर्याप्त इंसुलिन मौजूद नहीं होता तो ब्लड कोशिकाओं तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है और यह ब्लड में ही इकट्ठा हो जाता है। ब्लड में मौजूद अतिरिक्त शुगर नुकसानदायक साबित हो सकता है। अगला प्रश्न है, हिपेरिन क्या है? यह पित्त रस द्वारा स्रावित एक पदार्थ है, जो रक्त को जमने से बचाता है। यह एक प्रोटीन है, जो रुधिर का थक्का बनने में सहायता करती है। यह एक पाचक रस है, जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। यह एक एंजाइम है। आंसर, यह पित्त रस द्वारा स्रावित एक पदार्थ है, जो रक्त को जमने से बचाता है। अब देख लेते हैं व्याख्या। हिपेरिन पित्त रस द्वारा स्रावित एक पदार्थ है, जो रक्त को जमने से बचाता है। हिपेरिन एक थक्का रोधी है। यह ब्लड थिनर है, जो रक्त के थक्कों को बनने से रोकता है।
आपको बता दें कि हिपेरिन एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड है जो मस्तूल कोशिकाओं में सर्वव्यापी रूप से मौजूद ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन GAG के परिवार से संबंधित है। आपको बता दें कि हिपेरिन एंटीथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन दोनों के लिए एक उत्प्रेरक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। अब अगला प्रश्न, कब्ज की अवस्था में किस भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है? कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और तीन, एक दो तीन सभी। आंसर एक दो तीन सभी, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन बी। अब देख लेते हैं व्याख्या। कब्ज की अवस्था में कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन बी पदार्थ की आवश्यकता होती है। उच्च फाइबर वाले फल, प्रोबायोटिक्स, साबुत अनाज, दालें और कई अन्य विकल्प कब्ज को कम करने और रोकने में मदद कर सकते हैं। लोगों को उनके खान पान और खान पान की आदतों के कारण कब्ज का अनुभव हो सकता है, अतः उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ खाने, बहुत सारे तरल पदार्थ पीने और नियमित व्यायाम करने से मदद मिल सकती है। अब अगला प्रश्न, रेनिन एंजाइम कौन से रस में पाया जाता है? पित्त रस, जठर रस, आंत्र रस, अग्नाशय रस। आंसर जठर रस। व्याख्या, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजेन, रेनिन और लाइपेज होते हैं। हमारे अमाशय में पाचक रस के मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। रेनिन पेट की मुख्य कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित एक एंजाइम है। यह गुर्दे की जक्सटांगलोमेरुलर कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित एक हार्मोन है। आपको बता दें कि यह पेट में जमे दूध के पाचन में भूमिका निभाता है। रेनिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो शिशुओं के गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, जो दूध प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। अब अगला प्रश्न, किस रोग में भोजन में फाइबर की सही मात्रा रखी जानी चाहिए? पाइल्स रोग, डायवर्टिकुलर रोग, उदर स्फीत। इनमें से कोई नहीं। आंसर डायवर्टिकुलर रोग, ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं व्याख्या। डायवर्टिकुलर रोग में भोजन में फाइबर की सही मात्रा रखी जानी चाहिए। अधिक घुलनशील फाइबर, हरी सब्जियां, जई, चोकर और फाइलियम जैसे फाइबर सप्लीमेंट वाले आहार पर धीरे धीरे स्विच करने से आंत्र की आदत में सुधार होता है। यदि बड़ी आंत में दबाव बनता है तो आंत की दीवार में कमज़ोर स्थानों पर छोटे बुलबुले या उभार बन सकते हैं। इन छोटी छोटी थैलियों को डायवर्टिकुला कहा जाता है। डायवर्टिकुलर रोग अन्य स्वास्थ्य समस्याओं जैसे संक्रमण, रुकावट, टूटना या रक्त स्राव का कारण बन सकता है। अब अगला प्रश्न, टाइफाइड फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? पैरासाइटिक प्रोटोजोआ, साल्मोनेला टाइफी, प्रोटोजोआ। इनमें से कोई नहीं। आंसर साल्मोनेला टाइफी। व्याख्या, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होने वाला संक्रामक रोग है, जबकि पैराटाइफाइड बुखार साल्मोनेला पैराटाइफी से होता है। हालांकि दोनों बीमारियों में लक्षण और गंभीरता में लगभग समानता होती है। आपको बता दें कि साल्मोनेला टाइफी जीवाणु दूषित भोजन या पानी में जीवाणु को पीने या खाने से ग्रहण किया जाता है। इसकी खोज एंटिनो वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी। अब अगला प्रश्न है, समेकित बाल विकास सेवा शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 1975, 4 अक्टूबर 1985, 3 अक्टूबर 1988। इनमें से कोई नहीं। आंसर इनमें से कोई नहीं। अब देख लेते हैं व्याख्या। समेकित बाल विकास योजना, एकीकृत बाल विकास योजना 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई थी। समन्वित बाल विकास योजना ICDM 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की योजना है। आपको बता दें कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना कर्नाटक में 2 अक्टूबर 1975 को मैसूर जिले के टी नरसीपुरा में 100 आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ एक पायलट परियोजना के साथ शुरू की गई थी। अब अगला प्रश्न, कुपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 2 प्रकार, 5 प्रकार। आंसर 3 प्रकार। अब देख लेते हैं व्याख्या। अल्प पोषण, अति पोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों से संबंधित कुपोषण 3 प्रकार के कुपोषण है। कुपोषण का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा ऊर्जा और या पोषक तत्वों के सेवन में कमी, अधिकता या असंतुलन से है। यह अतिपोषण, अल्प पोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों का कुपोषण के रूप में परिलक्षित होता है। आपको बता दें कि अल्प पोषण 4 व्यापक रूपों
बाबादी, बौनापन, कम वजन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी में प्रकट होता है। जबकि भारत में कुपोषण मुख्यतः 6 रूपों में क्रमशः जन्म के समय कम वजन, बचपन में बाधित विकास, अल्प रक्तपता, विटामिन ए की कमी, आयोडीन की कमी संबंधित बीमारियां, मोटापा में नजर आता है। अब अगला प्रश्न, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 25 अप्रैल को, 12 मई को, 16 मार्च को। आंसर 25 अप्रैल को। व्याख्या, हर साल 25 अप्रैल को मलेरिया के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मलेरिया दिवस यानी वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जिसमें भारत में हर साल हजारों लोग संक्रमित होते हैं और मरते हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2007 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रायोजित विश्व स्वास्थ्य सभा के 60वें सत्र में दुनिया भर के देशों में मलेरिया के अस्तित्व को पहचानने के लिए विश्व मलेरिया दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। यह पहली बार 25 अप्रैल 2008 को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया था। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ने भारत से वर्ष 2027 तक मलेरिया को मुक्त करने और वर्ष 2030 तक मलेरिया को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। अब अगला प्रश्न, पालक में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, फोलेट और बीटा कैरोटीन, आहार नाइट्रेट और फाइबर, आयरन और कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन विकल्प सही है? केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2, 3 और 4। आंसर 1, 2, 3 और 4। व्याख्या, पालक मानव शरीर को प्रोटीन, खनिज, आयरन और बहुत सारे विटामिन के, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और विटामिन सी प्रदान कर सकता है। आपको बता दें कि पालक मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए उपयोगी विटामिन के, ल्यूटिन, फोलेट और बीटा कैरोटीन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। पालक का सेवन याददाश्त शक्ति को मजबूत करने का काम करता है। आपको बता दें, पालक में 23 कैलोरी ऊर्जा, 91% पानी, 2.9 ग्राम प्रोटीन, 3.6 ग्राम कार्ब्स, 2.2 ग्राम फाइबर और 0.4 ग्राम वसा होता है। इसके अलावा पालक में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, फोलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम भी पाया जाता है। हरे पत्ते में प्रति कप 250 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। पालक आहार नाइट्रेट के उच्चतम स्रोतों में से एक है। अब अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण नीति को कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 1983 में, वर्ष 1993 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2013 में। आंसर वर्ष 1993 में। अब देख लेते हैं व्याख्या। भारत सरकार ने 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति NNP लागू की थी। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य सभी के लिए इष्टतम पोषण प्राप्त करना था। राष्ट्रीय पोषण नीति देश की आबादी की पोषण संबंधी स्थिति को संबोधित करती है और पोषण स्तरों, विशेषकर महिलाओं, किशोरियों और बालिका शिशु तथा 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के पोषण स्तरों में सुधार की एक व्यापक रणनीति की जरूरत को रेखांकित करती है। अगला प्रश्न, पोषण विज्ञान का जनक कौन है? आचार्य सुश्रुत, फ्रेडरिक सेनेटर, हिप्पोक्रेटस, लॉरेंट डी लावोइसियर। आंसर लॉरेंट डी लावोइसियर। अब देख लेते हैं व्याख्या। फ्रेंच वैज्ञानिक एंटोनी लॉरेंट डी लावोइसियर को पोषण विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने 1770 में चयापचय की खोज की थी। आपको बता दें कि पोषण विज्ञान, लघु पोषण या टेफ्रोलॉजी वह विज्ञान है जो पोषण की शारीरिक प्रक्रिया, मुख्य रूप से मानव पोषण का अध्ययन करता है। रखरखाव, विकास, प्रजनन, स्वास्थ्य और बीमारी के संबंध में भोजन में पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके अनुसार उच्च आहार फाइबर सेवन से मृत्यु दर के जोखिम को कम किया जा सकता है? विश्व चिकित्सा परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी। आंसर अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अब देख लेते हैं व्याख्या। अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी के अनुसार उच्च आहार फाइबर सेवन से मृत्यु दर के जोखिम को कम किया जा सकता है। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और उच्च फाइबर वाला आहार आपके शरीर को कई तरह से मदद कर सकता है। उच्च आहार फाइबर सेवन से कुल मृत्यु दर के जोखिम को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न, तीव्र अतिसार के लिए कैलोरी की आवश्यकता प्रतिदिन होती है? 500 कैलोरी, 800 कैलोरी, 1500 कैलोरी, 2000 कैलोरी। आंसर 1500 कैलोरी।
अब देख लेते हैं व्याख्या। तीव्र अतिसार में खाद्य पदार्थ का आंतों से जल्दी निष्कासन होने पर वह अवशोषित नहीं हो पाता। इस स्थिति के लंबे समय तक रहने पर रोगी में जल के साथ साथ पोषक तत्वों की भारी कमी हो जाती है। इसीलिए तीव्र अतिसार के लिए प्रतिदिन 1500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अतिसार या डायरिया में या तो बार बार मल त्याग करना पड़ता है या पतले दस्त जिनमें जल का भाग अधिक होता है थोड़े थोड़े समय के अंतर से आते रहते हैं। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण रणनीति को कब जारी किया गया था? सितंबर 1993 में, सितंबर 1997 में, सितंबर 2007 में, सितंबर 2017 में। आंसर सितंबर 2017 में। व्याख्या, सितंबर 2017 के पहले सप्ताह को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाए जाने के उद्देश्य से भारत सरकार के नीति आयोग ने सितंबर के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय पोषण रणनीति जारी किया था। इस रणनीति के तहत राष्ट्रीय विकास एजेंडे में पोषण को लाने और एक व्यापक तरीके से पोषण की समस्या से निपटने का प्रयास करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि महिलाओं और बच्चों के बीच देश की वर्तमान दयनीय पोषण स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण रणनीति का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय पोषण रणनीति का विजन 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत की स्थापना करना था। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं? सह एंजाइम, एंजाइम, हार्मोन्स, इनमें से कोई नहीं। आंसर सह एंजाइम। व्याख्या, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। वे अप्रोटीन भाग जो एंजाइम के साथ जुड़े होते हैं तथा एंजाइम की सक्रियता में वृद्धि करते हैं उन्हें सह एंजाइम कहते हैं। अर्थात वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं सह एंजाइम कहलाते हैं। वे सामान्यतः विटामिनों के व्युत्पन्न होते हैं। बी विटामिन, जिन्हें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के रूप में भी जाना जाता है, कैटाबोलिक और एनाबॉलिक चयापचय में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शरीर को जीवन शक्ति देने के लिए अति आवश्यक विटामिनों का समूह है जो जल में विलय होते हैं। अब अगला प्रश्न, एलिसिन नामक तत्व निम्न में से किसमें पाया जाता है? अदरक, पपीता, लहसुन, प्याज। आंसर लहसुन। व्याख्या, लहसुन में एलिसिन एक बहुत प्रभावी एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो समग्र प्रतिरक्षा प्रक्रिया में सुधार करता है। लहसुन पीसने पर एलिसिन नामक यौगिक प्राप्त होता है जो जैविक विशेषताओं से भरा होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, एंजाइम तथा विटामिन बी, सैपोनिन, फ्लेवोनॉइड आदि पदार्थ पाए जाते हैं। लहसुन की कलियों को कुचलने पर प्रति ग्राम में लगभग 2.5 से 4.5 मिलीग्राम एलिसिन निकलता है। अब अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? पर्णहरित का प्रकार, क्लोरोफॉर्म का प्रकार, जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल, क्रोमियम लवण। आंसर जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। अब देख लेते हैं व्याख्या। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वसा है जो कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत द्वारा हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होता है। यह जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। कोलेस्ट्रॉल या पित्तस्राव मोम जैसा एक पदार्थ होता है जो यकृत से उत्पन्न होता है। यह पशुओं और मनुष्यों के कोशिकाओं झिल्ली समेत शरीर के हर भाग में पाया जाता है। आपको बता दें कि कोलेस्ट्रॉल कोशिका झिल्ली का एक महत्वपूर्ण भाग है जहां उचित मात्रा में पारगम्यता और तरलता स्थापित करने में इसकी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 25 अप्रैल को, 31 मई को, 16 मार्च को। आंसर 31 मई को। अब देख लेते हैं व्याख्या। हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू के सेवन से होने वाली मौतों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1987 में तंबाकू निषेध दिवस मनाने का फैसला किया, जिसके बाद साल पहली बार विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 1988 को मनाया गया था। आपको बता दें कि भूटान विश्व का वह पहला देश है जहां तंबाकू पूर्णतः प्रतिबंधित है। वर्ष 2004 में भूटान तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और सभी पब्लिक प्लेसेस पर धूम्रपान को बैन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया था। अगला प्रश्न, क्या पहचान करने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है? डेंगू की, मलेरिया की, ऑस्टियोपोरोसिस की, एड्स की। आंसर ऑस्टियोपोरोसिस की। अब देख लेते हैं व्याख्या। बीएमडी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस अर्थात
अस्थिर रंध्रता रोग की पहचान के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है। हैजा हड्डी को कमज़ोर करती है, जिससे फ्रैक्चर होने का खतरा ज़्यादा होता है। बोन मिनरल डेंसिटी BMD टेस्ट हड्डियों की मजबूती की जांच के लिए करवाया जाता है। इस टेस्ट के जरिए ड्यूअल एनर्जी एक्सरे, एब्जापार्टियोमेट्री, डेक्सा मशीन की मदद से हड्डियों के घनत्व यानी डेंसिटी को परखा जाता है। अब अगला प्रश्न, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? जल में भोजन के लिए कणों की विलेयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, पकाने की क्रिया को सरल बनाना, भोजन का स्वाद बनाना। आंसर, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। ऑप्शन बी। व्याख्या, आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना है। लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। आपको बता दें कि रासायनिक तौर पर नमक, सोडियम और क्लोरीन का सोडियम क्लोराइड नामक यौगिक है। आहार में इसका मुख्य उपयोग भोजन के पाचन के लिए आवश्यक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन करना है। अब अगला प्रश्न, बहुऔषधि चिकित्सा MDT किसके लिए संक्रमण के लिए है? कोढ़, एड्स, हैजा, हेपेटाइटिस। आंसर, कोढ़। व्याख्या, बहुऔषधि चिकित्सा MDT कोढ़ या कुष्ठ रोग के संक्रमण रोकने के लिए। कुष्ठ रोग एक ऐसी बीमारी जो कई दशकों से मानव जाति के लिए अभिशाप बनी हुई है। वर्ष 1982 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मल्टी ड्रग थेरेपी MDT के कार्यान्वयन के बाद इसे इलाज योग्य बीमारी माना गया। अब अगला प्रश्न, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? 1980, 1981, 1983, 1986। आंसर, 1983। व्याख्या, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स को पहली बार 1981 में एक नई बीमारी के रूप में पहचाना गया था। हालांकि वैज्ञानिकों ने एड्स के लिए जिम्मेदार वायरस की खोज 20 मई 1983 को की थी, जिससे एड्स होता है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एक वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। अब अगला प्रश्न, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो होता है रक्त में उपस्थित, त्वचा में उपस्थित, ऊन में उपस्थित, अंडों में उपस्थित। आंसर, त्वचा में उपस्थिति। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन होता है जो त्वचा में उपस्थित होता है। सींग, नाखून, खुर, बाल इत्यादि में अल्फा केराटिन पाए जाते हैं। त्वचा की बाह्य परत केराटिन की बनी होती है और रोगाणुओं के लिए लगभग अवैध होती है। अब अगला प्रश्न, जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता रहती है तो ऐसा आहार कहलाता है संतुलित, असंतुलित, सहायक आहार। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन, एक, दो, तीन, सभी। आंसर, केवल दो, असंतुलित। व्याख्या, जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता रहती है तो ऐसा आहार असंतुलित आहार कहलाता है। असंतुलित आहार का अर्थ आहार के पोषकों जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन, खनिज आदि की अधिकता या कमी से है। अब अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब हुई? 1918 ईस्वी, 1959 ईस्वी, 1975 ईस्वी, वर्ष 1985 ईस्वी। आंसर, वर्ष 1918 ईस्वी। ऑप्शन ए। व्याख्या, राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN की स्थापना सर रॉबर्ट मैककैरियन द्वारा वर्ष 1918 में पास्चर इंस्टीट्यूट कन्नूर, तमिलनाडु में एक कमरे की प्रयोगशाला में बेरी जांच इकाई के रूप में की गई थी। बाद में 1928 में पोषण अनुसंधान प्रयोगशाला NRLM के रूप में जाना गया। वर्ष 1958 में इसे हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1959 में इसकी स्वर्ण जयंती के समय इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN कर दिया गया। अब अगला प्रश्न, मशरूम किस बीमारी से लड़ने में सहायक है? मलेरिया, कब्ज, उच्च रक्तचाप, कैंसर। आंसर, कैंसर। अब देख लेते हैं व्याख्या।
मशरूम कैंसर से लड़ने में सहायक है। ये रक्तचाप, रक्त शर्करा, ट्यूमर, कैंसर सहित अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। मशरूम बहुत गुणकारी होता है। मशरूम में कैंसर को ठीक करने वाले तत्व पाए जाते हैं। आपको बता दें कि औषधीय मशरूम को जापान और चीन में 30 से अधिक वर्षों से मानक कैंसर उपचार के सहायक के रूप में अनुमोदित है। लीफेनॉल्स, पॉलीसेकेराइड्स, एर्गोथायोनिन, ग्लूटाथियोन और सेलेनियम जैसे एंटीऑक्सीडेंट यौगिक को मशरूम के कैंसर से लड़ने की क्षमता के पीछे माना जाता है। अब अगला प्रश्न, विटामिन ए एवं विटामिन बी के आविष्कारक कौन हैं? काश्मीर फंग, मैकुलन, हॉपकिंस, होलकट। आंसर मैकुलन। व्याख्या, विटामिन बी की खोज मैकुलन ने की थी। इन्होंने विटामिन ए की भी खोज की थी। विटामिन बी शरीर को वजन शक्ति देने के लिए अति आवश्यक होता है। आपको बता दें कि विटामिन बी शरीर को अनेक रोगों से बचाता है, जबकि विटामिन शब्द वर्ष 1912 में पोलिश जीव रसायनज्ञ काश्मीर फंक द्वारा गढ़ा गया था। धन्यवाद। गायत्री अकादमी आप सभी को व्याख्यान देखने के लिए आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।